Alright, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन की थी इज़ रिगार्डिंग द डिज़ाइन। रिसर्च की डिज़ाइन बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों जो है डिज़ाइन हमें बनाना चाहिए जब भी हम थीसिस लिखते हैं या फिर डेजर्टेशन लिखते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि डिज़ाइन हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिज़ाइन में एक और चरण आता है जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। यानी कि जब आप डिज़ाइन करते हो तो आपको ये भी बताना रहता है कि आपका टूल्स क्या होगा, डेटा कलेक्शन किस तरीके से जाएगा, सैम्पलिंग क्या होगी। उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज के क्लास में हम देखेंगे सैम्पलिंग। अलग अलग सैम्पल होते हैं और उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सैम्पलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको रिसर्च में करना है कि सैम्पलिंग किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। एग्जाम में, एनटीए के एग्जाम में सैम्पलिंग से क्वेश्चन आते हैं। जिस तरीके से मेथड ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। सैम्पलिंग से इस बार भी क्वेश्चन आए थे, खास करके स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग, या फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या अंदर होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे सैम्पलिंग क्या होता है और क्यों रिसर्च में हम इनकी बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस। हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल से और क्या है ये सारी चीज़ें। तो जब हम बात करते हैं रिसर्च में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप क्या कर सको, हर पॉपुलेशन पे जाके स्टडी कर सको। फॉर एग्जांपल मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे जाकर के बिहार के वुमेन के बारे में स्टडी करना है या फिर गोरखपुर के किसी वुमेन के बारे में स्टडी करना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर वुमेन के घर में जाकर के उनकी उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करूँ। तो पॉपुलेशन जो होता है बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। सो ये मेरे लिए, एक रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करे। तो हम क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से एक सैंपल निकालते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपके गांव में, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि मुझे बिहार में स्टडी करना है। बिहार में भी बहुत सारी वुमेन होंगी, उसमें मान लीजिए कि आपके 1000 वुमेन है। फॉर सपोज कि 1000 वुमेन है, तो सैंपल के रूप में मैंने ये ले लिया कि मैं क्या करूँगी, 100 वुमेन को क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर माई कन्वीनियंस, क्योंकि मैं इतनी ही वुमेन को 5 साल में स्टडी कर सकती हूँ डिटेल्ड वे में। तो मैंने क्या किया, मैं 100 वुमेन को अब स्टडी करूँगी और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डिसाइड करते हैं दिस इज माई सैम्पल। ये हमारी क्या है, सैम्पल है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, फ्रेम क्या है, फ्रेम एक दायरा होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिसर्च क्वेश्चन ये लिया कि मुझे क्या करना है, दलित वुमेन के बारे में स्टडी करना है, दलित वुमेन के बारे में स्टडी करना है। तो आपने फ्रेम में से ये देखा कि वुमेन तो बहुत सारी हैं बट उसमें दलित वुमेन कौन है। तो आपने दलित वुमेन का एक क्राइटेरिया सेट कर दिया और उसमें जितने भी वुमेन हैं उसमें से 100 वुमेन को आपने एज अ सैंपल के रूप में लिया। तो फ्रेम क्या है, फ्रेम एक ढांचा है, एक तरीके क्राइटेरिया है जिसके आधार पे आप सैंपल को चूज करते हो, सैंपल को डिसाइड करते हो। तो ये है आपका पॉपुलेशन को शॉर्ट में कैसे हम स्टडी करें, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमारी कन्वीनियंस के लिए हम पूरे पॉपुलेशन से सैंपल को निकाल करके हम स्टडी करते हैं। अब जब भी आप सैंपल चूज करोगे दैट शुड बी वेरी अनबायस्ड। ये सारी चीज़ें अनबायस्ड होना चाहिए, इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर आप सैम्पलिंग में ही क्या कर दोगे, अगर आप वहाँ पे बायसनेस शो कर दोगे, पक्षपात करोगे या डिस्क्रिमिनेशन करोगे या फिर अपने कन्वीनियंस के आधार पर चुनोगे, तो चांसेस होते हैं इरर होने के। आपके डेटा कलेक्शन में इरर आएगा, आपके रिजल्ट में इरर आएगा। तो इसी वजह से सैम्पलिंग बहुत ही ध्यान से चुने जाने वाला प्रक्रिया है। तो जब हम बात करते हैं सैम्पलिंग में, तो ये है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है, ये है हमारी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का हमने एक मीन निकाला, ठीक है। पॉपुलेशन को हमने मीन निकाला जिसको हमने कहा पैरामीटर, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। और पैरामीटर को जनरली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, पैरामीटर, व्हेन यू रिप्रेजेंट द पैरामीटर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पॉपुलेशन में हमने क्या किया, एक फ्रेम डिसाइड कर दिया कि हम जो भी वुमेन के बारे में स्टडी करेंगे दैट शुड बी दलित या फिर अपर कास्ट, या फिर मान लीजिए कि हम म्यूजिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो सारे म्यूजिक के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, पंजाबी म्यूजिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपने क्या निकाला, एक फ्रेम डिसाइड कर लिया। और जो पॉपुलेशन में से जो लोग इस क्राइटेरिया को फिलअप कर रहे हैं वो, उसको हम क्या करेंगे, सैंपल के रूप में लिखेंगे। तो अब हमारा क्या आ गया, सैंपल हमने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, यू हैव अ प्लेलिस्ट ऑफ
लार्ज अमाउंट ऑफ सॉन्ग, बट सारे गानों में से आपको सिर्फ पंजाबी गाने के बारे में स्टडी करना है जो कि सिर्फ वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सैंपल ले लिया। या फिर मान लीजिए कि वुमेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो सारी वुमेन के बारे में नहीं, सिर्फ दलित वुमेन के बारे में, और खास करके जो बिहार में हो। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एक सैंपल आ गया। जब ये सैंपल आ गया तो सैंपल की भी एक मीन लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी है। और इस स्टैटिक्स को जैसे यहाँ पे पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, वैसे यहाँ पे भी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्स से। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, ये सैंपल का मीन है। तो हमने क्या देखा कि पूरे पॉपुलेशन को हमने सैंपल से लिया। अब जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसमें कुछ इत्मीनान बरतने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम उठ करके हमने डिसाइड कर लिया दिस इज माय सैंपल, ऐसा नहीं होता है। देयर शुड बी सम कंक्रीट रेलिवेंस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि जब आप आवेदन करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया रहता है कि पर्सन शुड बी यूजीसी नेट क्वालिफाइड, कम से कम 1 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश में, कम्युनिकेशन स्किल हाई होना चाहिए। तो ये सारी क्या है, ये आपको फिल्टर है। और जो लोग ऐसे नहीं होते हैं दे विल बी एलिमिनेटेड। या फिर कुछ पब्लिकेशन होना चाहिए, या फिर स्कूपस बेस्ड जर्नल में उनकी कुछ पब्लिश्ड होनी चाहिए। तो ये सारी क्या है, ये सब फिल्टर है, फ्रेमवर्क है। और जब आप उसके अंदर आते हो यू विल बिकम द पार्ट ऑफ सैंपल। अब ये जो सैंपल होता है, सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव इनफ। रिप्रेजेंटेटिव इनफ का मतलब क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपसे पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सैंपल से रिलेटेड कि क्यों जो सैंपल जब हम चुनते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है। और उस टोटल पॉपुलेशन से फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक कि ये है हमारा म्यू, और इसमें से हमने निकाला x, यानी कि ये है हमारा सैंपल। अब ये जो सैंपल है ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये नहीं कि आपने क्या किया, अपने सुविधा के हिसाब से ले लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं स्टडी कर रही हूँ बॉर्डरलैंड के बारे में, मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो विलेज हैं उनके बारे में स्टडी कर रही हूँ। तो मैं बॉर्डर विलेज के बारे में स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो विलेज हैं ये पंजाब या फिर मान लीजिए लाहौर वाले जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, बॉर्डर विलेज के बारे में लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ऐसे विलेज 5 हैं, ऐसे विलेज 5 हैं जो कि दोनों में लाई करते हैं। तो अब मैं उसमें से, मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं उन सबको स्टडी कर पाऊँ, तो मैंने सिर्फ एक को एज अ केस स्टडी के रूप में लिया, एज अ सैंपल के रूप में लिया। अब ये सैंपल मैंने क्यों लिया, इसका भी एक लॉजिक होना चाहिए। ये ऐसा सैंपल होना चाहिए ये पांचों के लिए लागू हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनमें से एक विलेज लिया, फॉर एग्जाम्पल मकबूलपुरा, ठीक है। मैंने एक विलेज ले लिया मकबूलपुरा, और अब मैं बताऊंगी ये मकबूलपुरा कैसे जो है ये पांचों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये विलेज में भी ये कंडीशन लागू हो सकता है। तो सैंपल आप वैसा लो, उसकी साइज इतना लो कि वो पूरे विलेज को रिप्रेजेंट करे। 5 में से मैंने एक लिया या फिर 5 में से मैं 2 ली, तो ये मेरे पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट, पूरे पॉपुलेशन जो कि बॉर्डर एरिया में है उनको रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मकबूलपुरा इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक कॉलोनियल विलेज है, वहाँ पे जो लोग हैं वो कॉलोनियल सेटअप के द्वारा आए। तो मैं इसके पीछे एक जस्टिफिकेशन दूंगी, वाई आई हैव चूजन दिस सैंपल फॉर माई स्टडी, और क्यों मैंने इस केस स्टडी को लिया। तो जब भी आप सैंपल चुनोगे तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि किस तरीके से मेरा पॉपुलेशन पूरी तरीके से इसमें समाहित हो जा रहा है सैंपल में। तो इसी को हम कहते हैं सैंपल शुड बी मोर इनफ, इतना होना चाहिए कि वो आपके पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे 1000 पॉपुलेशन है और आपने सैंपल ले लिया 5, तो इतने छोटे से पॉपुलेशन से आप जनरलाइज नहीं कर सकते। या फिर सिर्फ आप एक के बारे में स्टडी करके आप ये बता रहे हो कि ये इन सब पे भी लागू होगा, ये सिर्फ एक के स्टडी से आप नहीं पता कर सकते। जब तक से कम आप 100 से ज़्यादा नहीं लोगे तो आपको जनरलाइज नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपकी सैंपल लार्ज हो जाती है तो एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो द सैंपल साइज, अगर आपकी सैंपल साइज, अगर आपका एक्स बड़ा है, ज़्यादा है, तो आपके जो चांस है एरर होने के वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं।
दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सैंपल आपको क्या लेना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा सैंपल होता है, अगर आपके लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई हो रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ये इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा। सो दैट्स वाई वी टेक द सैंपल एज अ लार्ज। अब देखिए, अब तो हो गई ये सैंपल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट कि सैंपल क्या होता है। ठीक है, सैंपल पॉपुलेशन का एक यूनिट पार्ट है, ये इकाई है जिसको हम अपने कन्वीनियंस के लिए, स्टडी के लिए हमने यूज़ किया, क्योंकि हम पूरे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम की कमी रहती है, हमारे पास फंडिंग की कमी रहती है। इस वजह से हमने क्या किया, एक सैंपल के रूप में एक नमूना लिया। जब हमारे पास सैंपल आ गया तो सैंपल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबल सैम्पलिंग, ठीक है, और या फिर इसको आप कह सकते हो रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग। और दूसरे को हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। और इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इसके भी आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिलेंगे, बट ये एक्चुअली है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम प्रोबेबल सैम्पलिंग की बात करते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रोबेबल का मतलब होता है, बिकॉज आई नो आप लोगों को इन सब में दिक्कत होगी ये वर्ड समझने में, क्योंकि मैं एक बार जरूर दिखाऊंगी। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि संभावना, हर किसी को चुनने की इक्वल संभावना हो जाती है। मान लीजिए ये आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में आप किसी को भी चूज करते हो, इसको 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 किसी भी चूज करो, संभावना सबकी बराबर है चूज होने की। नॉन प्रोबेबल में क्या होता है, गैर संभावित, यानी कि यहाँ पे जो आप चुनते हो सैंपल, उसमें संभावनाएं जो होती है वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करती है। आपका मन करे या फिर आप जिस पे स्टडी करना चाहते हो अपनी कन्वीनियंस के अनुसार पे, उस पे आप कर सकते हो। यहाँ पे किसी को भी चुनने की संभावना बराबर हो जाती है। तो ये जो आपको रिजल्ट निकलेगा, सैंपल निकलेगा, वो अनबायस्ड होगा, बिना किसी भेदभाव के होगा। यहाँ पे जो आप चुनोगे नॉन प्रोबेबिलिटी में, यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं इंटरनल बायसनेस आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। अब इसको भी हमने क्या किया है, फर्दर डिवाइड किया है इस तरीके से। जैसे आप रैंडम सैम्पलिंग में भी देखो तो ये तो इसमें है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल क्लस्टर सैम्पलिंग, और लास्ट टाइम पूछा गया था कि क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में अंतर क्या है। ये सारी चीजें हम कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये भी सारी डेप्थ में आती है। हर एग्जाम से, हर उसके पार्ट से क्वेश्चन आता है, तो हर पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको पार्ट वाइज पार्ट में डिवाइड करेंगे। कल की क्लास में हम रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद नॉन रैंडम से रिलेटेड हम क्वेश्चन को लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके स्ट्रेटिफाइड के बाद सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और फिर लास्ट में आता है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जब आप कोठारी की बुक देखोगे ना, सीआर कोठारी की बुक, तो ये सबको बहुत डेप्थ में बताया गया है, कैसे सैंपल लेना है, क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को डेप्थ में बताया गया है। बट एनटीए उतना डेप्थ में नहीं पूछता है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपकी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसको भी हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया। प्रोबेबिलिटी मीन्स कि हर सैंपल को चुनने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना बराबर होती है कि आप किसी को भी चुन सको। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है और उसमें से हम कोई भी चिट निकाल सकते हैं, और क्योंकि सारी चिट क्या है, एक समान है, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब, मान लीजिए कि आपने चिट पे क्या कर दिया है, कुछ मार्क लगा दिया है और उसके हिसाब से निकालते हो, तो वो क्या हो गया, वो अनबायस्ड हो गया, सॉरी वो क्या हो गया, वो बायस्ड हो गया। यानी कि आपने पहले ही जान लिया कि इसमें जो है ना, इसमें कुछ है, तो आपने टिक मार्क कर दिया, यानी कि आपके अंदर आप ऑलरेडी आपको पता है कि देयर इज सम बायसनेस देयर। तो जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी बायसनेस आ जाती है, और जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इक्वल चांसेस होती है, और इसके आधार पे इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि रैंडम के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, और वो पार्ट्स क्या है एक एक करके देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में अंतर क्या है, स्ट्रेटा और क्लस्टर में अंतर क्या है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, उस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और एक एक करके सारे टाइप्स को हम देखेंगे।
फिर उसके बाद नॉन रैंडम में स्नोबॉल सैम्पलिंग मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है एनटीए द्वारा, तो इनको हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं. सो आई एम गोइंग टू लिव विथ दिस डायग्राम एंड व्हेन वी मीट टुमारो we will discuss it one by one. Till then, just study the research methodology and keep trying and keep studying research methodology. Thank you.